अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद बढ़ती जा रही है कि भारत सिफारती तन्हाई का शिकार है। भारत पर मुश्किल वक्त आया तो नेपाल और भूटान तक ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत में जारी इस सिफारती तनाज़े के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा जारी है। वज़ीर आज़म पाक भारत तनाव से मुतालिक सिफारती मुहिम के सिलसिले में आज अज़रबैजान में मौजूद है, जहाँ पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की का सैफरीकी इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव के अलावा तुर्की की तरफ से खुद सदर एर्दोआन शरीक हुए। और अहम बात यह है कि चीन के अलावा तुर्की और अज़रबैजान वो ममालिक थे जिन्होंने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत का ऐलान किया था, और इसी वजह से ये दोनों ममालिक भारत में नफरत और बॉयकॉट मुहिम का सामना कर रहे हैं। अज़रबैजान में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान की क़यादत ने आज अज़रबैजान की यौम आज़ादी पर खिताब किया, जिसमें तुर्की के सदर एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान 3 रियासतें और एक कौम हैं। I would like to convey to you the greetings of 86 million people in whose hearts storms erupt when we say Jan Azerbaijan, or when we say 2 states, 1 nation. Now when we look at the picture here, we see 3 states, 1 nation. Indeed. जबकि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा कि हालिया तनाज़े की इब्तिदा से ही अज़रबैजान ने बिरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खुलकर यकजहती का इजहार किया। Most recent tensions between Pakistan and India had troubled us the most, and we watched it very closely in the hope that peace would prevail. And from the early hours, we've openly expressed our solidarity with brotherly Pakistan. We would like to see that dialogue and negotiations in line with the UN Charter and UN resolutions. This is the way to move forward in this conflict. We envisage and prepare to invest $2 billion into Pakistan's economy as we today go through specific investment projects with that nation. से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की और अज़रबैजान की सपोर्ट पर ख़ारिज तहसीन पेश करते हैं। Fearless, firm and with an iron resolve, with patience and obviously with fortitude to face that aggression. Alhamdulillah, with Allah Almighty's infinite blessings and kindness and the support of the people of Pakistan and your support, we were victorious. But I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म डायलॉग की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और इस सब में भारत में तनकीद हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में 151 गैर मुल्की दौरे किए, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद बैरून मुल्क जाने के बजाय वफ्द भेज रहे हैं, और इन वफूद के जाने के बाद भी किसी मुल्क ने भारत की सपोर्ट में कोई बयान जारी नहीं किया, और खुद नरेंद्र मोदी मुल्क के अंदर रोड शोज़ कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है भारत में कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगर दोस्त ममालिक के दौरे कर रहे हैं तो भारत के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दोनों क्यों भारत में बैठे हैं? प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा, गांधीनगर, भुज, अहमदाबाद में रोड शो कर चुके हैं और अब पटना और भोपाल में रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 देशों की यात्राएं की, हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। विदेश यात्राओं के सबसे अनुभवी नेता पटना और भोपाल में रोड शो करने जा रहे हैं, और पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद फ्रांस और रोम गए दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह कुछ उल्टा नहीं हो रहा? क्या यह अच्छा नहीं होता कि पटना में रोड शो का काम पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद करते और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर आतंकवाद पर कमिटमेंट लेने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते? प्रसाद होते पटना में, प्रधानमंत्री होते पेरिस में। जब दुनिया के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने भारत का पक्ष रखने का वक्त आया, तब विदेश यात्राओं में रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भोपाल और पटना में रोड शो कर रहे हैं। इससे कम समय में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्रसेल्स और जर्मनी की यात्रा कराते और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान तो जारी करवा ही देते, लेकिन खुद करने लगे रोड शो और सांसदों का दल बनाकर भेज दिया
विदेश। जिस वक्त भारतीय सेना ने पराक्रम किया हो, आप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान को पानी पिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, उस वक्त में क्या आपका मोराल यानी हौसला इतना भी ऊंचा नहीं कि आप खुद विदेश यात्राओं पर जाएं, ट्रंप से मुलाकात करें, मैक्रों से मुलाकात करें, ब्रिटेन जाएं, इटली जाएं और पाकिस्तान को घेरने का काम करते? हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्राओं पर भी नजर रखनी चाहिए। उसके प्रधानमंत्री यात्राओं पर निकले हैं। इस हफ्ते तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे को खास तौर पर भारत से चल रहे तनाव के संदर्भ में आयोजित किया गया है। देखना चाहिए कि सऊदी अरब से लेकर ईरान तक पाकिस्तान को लेकर किस तरह अपना स्टैंड बदल रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने शहबाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव खत्म हो गया है। हमें उम्मीद है कि दोनों के बीच तनाव सुलझाया जा सकेगा। पाकिस्तान की तारीफ करते हुए खामेनेई लिखते हैं कि इस्लामिक देशों के पास हमेशा इस्राइल के साथ रिश्ते कायम करने के फायदे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ। गजा में इस्राइल के अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है कि ईरान और पाकिस्तान द्वारा मिलकर कदम उठाए जाएं। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लेकर ईरान और तुर्की के प्रमुखों से मिल रहे हैं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पटना और भोपाल में करोड़ों रुपए के खर्चे से रोड शो कर रहे हैं। घर घर सिंदूर पहुंचाने के कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं। पहलगाम में जो लोग मारे गए उन घरों में अभी तक शोक होगा, जीवन भर रहेगा, लेकिन सिंदूर बंटवाकर राजनीति का जश्न लॉन्च किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या इसमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा? कभी गांव-गांव से लोहा मांगा जाता है कि राम मंदिर के निर्माण में काम आएगा, तो कभी घर घर राम मंदिर का अक्षत बांटने का कार्यक्रम लॉन्च होता है। उसके बाद भी अयोध्या हार जाते हैं। अब सिंदूर भेजा जाएगा। क्या सिंदूर उनके घर भी जाएगा जिनके घर में औरतों ने अपना जीवन साथी खो दिया? किसे सिंदूर बंटवा रहे हैं? उन महिलाओं से तो आप मिलने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से यही करते आ रहे हैं। सिंदूर बांटो, अक्षत बांटो, थाली बजवाओ और लोहा मांगो। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी अपने आप में यात्रा ही है। भारत में पाकिस्तान की हालिया सिफारती बर्तरी का मुवाजना किया जा रहा है। खासतौर पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने अपनी सियासत का महवर ही इस मौजू को बना लिया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत पर मुश्किल वक्त आया तो भारत की हिमायत में नेपाल और भूटान तक नहीं बोले। किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क नहीं कहा। हम अकेले ही बोलते रहे मगर किसी ने हमारी आवाज में आवाज नहीं मिलाई। ये खारजा पॉलिसी की कमजोरी नहीं तो और क्या है? ये स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? इसी तरह भारत के दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वामी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तज्जिया करते हुए इससे हासिल होने वाले 6 सबक सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए हैं। प्रवीण स्वामी की पोस्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और भारत को जंग के इंतहाई करीब ले आया। इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगली जंग के हवाले से क्लैरिटी हो गई है। इस ऑपरेशन के साथ ही चीन अमेरिका की जगह लेकर जनूबी एशिया में गालिब ताकत बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर से यह इशारा भी मिल गया है कि चीन कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से चीनी हथियारों और सलाहियतों के इस्तेमाल से चीन ने अपनी ऑपरेशनल बर्तरी का मुजाहरा किया, जिससे अमेरिका और मगरबी अफवाज के मुकाबले में चीन की मौसर डेटरेंस कायम हो गई है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से ग्लोबल साउथ नेशंस में चीन की यह कमिटमेंट भी जाहिर हो गई है कि वो अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। भारत में ऑपोजिशन और तज्जियाकार भारत की खारजा पॉलिसी की खामियों की निशानदेही कर रहे हैं और इसकी वजूहात से अवाम को आगाह कर रहे हैं, मगर जहां खुद वजीर आजम मोदी इस पूरी बहस को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुद नुमाई में मसरूफ हैं, तो वहीं उनका हिमायती मीडिया ऑपोजिशन के सवालात पर गुस्सा हो रहा है। हमने जब बोला कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए तो आपका सिंदूर नहीं खोला। खैर सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली बार कौन मजाक उड़ा रहा है? मैंने पहली बार मजाक उड़ा रहा है और अब मैं नहीं सुन। कौन मजाक उड़ा रहा है? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम अलाइन टू माई प्राइम मिनिस्टर। औरतों को जाकर पूछिए, बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज को मजाक बना रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री की बातें नापसंद आती है, लेकिन आप देश की परंपराओं का अपमान कर जाते हैं और आपको एहसास भी
भी नहीं होता है, आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पर आप पीएम को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने सिंदूर का अपमान किया, उस विधवा का अपमान किया जो कभी उस चुटकी भर सिंदूर को उठाकर अपने माथे में लगा नहीं पाएगी। आपको बस सिंदूर खोलना। जब से आए हैं फराज किदवई साहब, आप नहीं समझेंगे सिंदूर की कीमत, मुझे लगता है आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप ही समझेंगी ना, आप नहीं जानते, सिर्फ आप ही समझेंगी। नहीं, मैं बता रही हूं, नहीं सुनिए, अब रूबिका जी हो गया। अब आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। रूबिका जी, ये आपको मजाक लग रहा होगा, ये आपको फनी लग रहा होगा। से सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब दीजिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा ऐसा काम करेंगे कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो। हाँ, मैं सारे शो भेज दूंगी आपके पास। पर करिए सवाल, एक के बाद एक सवाल करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो करना। आपके शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया की तरफ से जिस तरीके आप लोग इस्तेमाल हुआ है, आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे, आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। की तरह तो आप लगातार मैडम बोले चले ये असलियत है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की तर्जुमानी करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से मोदी हुकूमत के लिए एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाते हुए नरेंद्र मोदी ने परसों गुजरात में रैली निकाली और भारतीय मीडिया के मुताबिक उस रैली में कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली को मदऊ किया गया था। और फिर इस रैली की वीडियोज़ में देखा गया कि वज़ीर आज़म मोदी जब कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली के सामने से गुजर रहे होते हैं तो उनकी फैमिली के अफराद वज़ीर आज़म मोदी पर फूल बरसा रहे हैं, जिसके बाद भारत में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तो एक मुसलमान प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद हो रही है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत देते हुए उनके आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई। और दूसरी तरफ बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ नाजेबा बयान दिया था और उन्हें दहशतगर्दों की बहन करार दिया था, उस बयान पर मोदी हुकूमत अब तक न सिर्फ खामोश है बल्कि विजय शाह को वजारत पर भी बरकरार रखा हुआ है और अब कर्नल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से विजय शाह ने क्या कहा था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। फिर देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली ने बताया कि उन्हें सरकारी अफसर ने नरेंद्र मोदी की रैली में मदऊ किया। क्या आपको स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। अच्छा, ये आपको लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था कि आप जाइए रोड शो के लिए आज? हाँ, बुलाया गया था। हाँ। आपको स्पेसिफिकली स्पेशली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, जो आप कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने आपको स्पेशली बोला आप आए? इस पर भारतीय सहाफ़ी रमेश कुमार ने सवाल उठाया कि मोदी अब किस किस को बुलाएंगे और अपने ऊपर फूल बरसवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में सेना के अफसर के परिवार को उन पर फूल बरसाने के लिए बुलाया जाना चाहिए था। वडोदरा के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता, भाई और बहन को फूल बरसाने के लिए क्यों बुलाया गया? लेकिन हमारा सवाल परिवार से नहीं है, उस सोच से है जो सेना के अफसर के परिवार को बुलाकर कहे कि यहां से पीएम साहब जा रहे हैं, आप वहां खड़े रहिए और वहां से उन पर फूल बरसाते रहिए। क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 लोगों ने की। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या इनके परिवारों को भी फूल बरसाने के लिए बुलाया जाएगा? चलिए, आपके शहर में पीएम का रोड शो हो रहा है, आप लोग घर बैठकर क्या करेंगे? उन पर फूल बरसाइए। क्या विक्रम मिस्री की बेटी को भी बुलाया जाएगा, जिन्हें आईटी सेल के लोगों ने गालियां दी और ट्रोल किया? जो जवान शहीद हुए हैं उनके घरों से कवरेज कम है। फिर शहीद जवानों की तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के रोड शो में क्यों नहीं होती? उन 16 लोगों की बातें क्यों नहीं हो रही जो पुंछ में मारे गए? सीमा से अब कोई बहादुर जवान लौटेगा तो क्या उसे भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाने के लिए कहा जाएगा या प्रधानमंत्री मोदी को उन पर फूल बरसाना चाहिए?
दूसरी तरफ भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद हो रही है। तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट पर आगे बढ़ा जा रहा है, कॉल्स दी जा रही हैं। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर हालिया पाक भारत कशीदगी में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, अब भी दे रहे हैं। तो भारत में इन ममालिक के बॉयकॉट की मुहिम शुरू कर दी गई और इस मुहिम को ऐसे पेश किया जा रहा है कि भारतीय सयाह यानी टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे तो इन ममालिक की टूरिस्ट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अगर भारत में तुर्की के सेबों का बॉयकॉट किया जाएगा तो तुर्की की मईशत तबाह हो जाएगी। अगर भारतीय अवाम तुर्की का बकलावा नहीं खाएंगे तो तुर्की के मिठाई बेचने वाले तबाह हो जाएंगे। तुर्की न केवल एहसान फरामोश निकला है बल्कि वो पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ भी युद्ध लड़ता हुआ नजर आया है। मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए, तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बॉयकॉट कर रहा है तो अपन भी करेंगे। There are calls to boycott Turkey and Azerbaijan. These are the two countries that condemned Operation Sindoor. So now many Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की की मईशत को भारी नुकसान होगा। फिलहाल तो सिर्फ तुर्की के सेब के भारत में बाइकआउट के ऐलान के बाद भारत में ईरान के सेबों की कीमत बढ़ गई है। यानी पहली कीमत भारतीय अवाम महंगे सेबों की जरूरत में अदा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय मीडिया तो ईरान से भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ न देने पर नाराज है। दूसरी बात यह कि 2024 में तुर्की में दुनिया भर से 6 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आए थे, जिनमें भारत से सिर्फ 3,30,000 टूरिस्ट आए थे, यानी 1% भी नहीं। तो इससे तुर्की का क्या नुकसान हो जाएगा। अक्सर भारतीय फिल्मसाज तुर्की में इसलिए शूटिंग करते हैं क्योंकि यूरोप जैसे मनाजिर यूरोप से सस्ती कीमत में दिखाने का मौका मिल जाता है। तुर्की में ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों दस्तियाब हैं। तो क्या अब वो सारे फिल्मसाज दीगर ममालिक में जाकर ज़्यादा पैसे देकर शूटिंग करेंगे? क्योंकि 2020 में जब भारत और चीन की सरहदी झड़पें हुई तो भारत ने इसी तरह चीनी मसनूआत के बॉयकॉट के दावे किए। मगर देखिए खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले साल भारत में चीनी मसनूआत की दरामद कम होने के बजाय 44% बढ़ गई, क्योंकि भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल खरीदता है। और ये चीज़ें वो चीन से ना खरीदता तो और कहाँ से खरीदता। और कल नरेंद्र मोदी खुद शिकायत कर रहे थे कि भारत तो छोटी से बड़ी हर चीज़ दरामद करता है। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंगा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। इसी तरह मालदीव के वुज़रा ने वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बयानात दिए और उनका मजाक उड़ाया। तो भारत में फिर बॉयकॉट मालदीव की मुहिम शुरू हुई और दावा किया गया कि मालदीव की मईशत का भट्टा बिठा देंगे। मगर देखें खुद भारतीय मीडिया बता रहा है कि मालदीव में बॉयकॉट के बाद छुट्टी मनाने के लिए जाने वाले भारतीयों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारत की मईशत मजबूत ज़रूर हुई है, मगर इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि वो हर तनाज़े में और दूसरे मुल्क को हर साल बॉयकॉट की धमकी दे देते हैं और उसकी मईशत तबाह करने का दावा कर देते हैं। अज़रबैजान में 2024 में 26,26,000 टूरिस्ट आए थे, जिसमें 2,43,000 भारतीय थे, यानी 10% से भी कम। और जाहिर है भारतीय या किसी भी मुल्क के टूरिस्ट किसी भी मुल्क में छुट्टी मनाने उस मुल्क पर एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेब और इस्तात के मुताबिक तफरी करने के लिए जाते हैं। यही वजह है कि हर साल भारत में ज़ोरों शोर से ये बॉयकॉट मुहिम चलाई जाती हैं, जो हर साल ही नाकाम हो जाती हैं। जबकि अब कांग्रेस अपने एक्स अकाउंट से बीजेपी और उसके हामियों का मजाक उड़ा रही है कि तुर्की की बात तो कर रहे हो मगर चीन के बॉयकॉट का नहीं कह रहे हो। ऐसा कभी सोचना भी मत। साथ ही मोदी के करीबी साथी और भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी ने गुज़िश्ता बरस अज़रबैजान में माइनिंग और पेट्रोलियम में सरमायाकारी का ऐलान किया था। इसलिए कांग्रेस इस पर भी बीजेपी के हामियों का मजाक उड़ाते हुए कह रही है कि फिलहाल अपनी बॉयकॉट मुहिम में तुर्की पर ही तवज्जो रखो और अज़रबैजान को भी भूल जाओ। एक तरफ भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने तुर्की को $300 मिलियन के मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। और यह खबर सामने आने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का मज़ीद मजाक उड़ाया जा रहा है कि ट्रंप तो आपके दोस्त हैं और उनके जीतने के लिए आपने इलेक्शन मुहिम भी चलाई थी, मगर अब आप उन्हें जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पार्लियामेंट ने इस्लामाबाद में कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत का बिल मंजूर कर लिया, मगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बिल की मुखालफत कर दी है। कौमी असम्बली में यह बिल पीपल्स पार्टी के रुकन शर्मिला फारूकी ने और सेनेट में शेरी रहमान ने पेश किया था, जिसकी JUI की तरफ से मुखालफत की गई थी और इस बिल की मंजूरी से पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने का मुतालबा किया गया था। ताहम पार्लियामेंट ने बिल मंजूर करके उसे कानून का दर्जा दे दिया था और अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इस कानून को गैर शरई करार दे दिया है। काउंसिल ने करार दिया है
कि उम्र की हद मुकर्रर करना, 18 साल से कम उम्र की शादी को चाइल्ड अब्यूज़ करार देना और उस पर सजाएं मुकर्रर करने जैसी दीगर शिक़ें भी इस्लामी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखती। ताहम काउंसिल ने कम उम्री की शादियों में खराबियों की भी निशानदेही की और इसकी हौसला शिकनी पर भी जोर दिया, मगर मजमूई तौर पर काउंसिल ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। काउंसिल ने इस अमर को भी वाज़ेह किया कि इस बिल को पार्लियामेंट की तरफ से काउंसिल को जायजे के लिए इरसाल नहीं किया गया। सेनेट में बिल की मंजूरी के मौके पर बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान ने कहा था कि मेरे इलाके में 13-14 साल की बच्चियां ज़िचगी के दौरान इंतकाल कर गईं। मैंने वहाँ अपने गांव, अपने इलाके की बच्चियों को देखा है जनाब, उनकी अमवातें जो हुई है ज़चगी के दौरान वो 13 और 14-15 साल की उम्र में हुई हैं। अभी 9 और 10 साल की बच्चियां बालिग हो रही हैं, क्या उनकी हम शादी करा दें? 18 साल की बच्ची मैं कहती हूँ उस वक्त उसमें वो समझ बूझ आ जाता है कि वो किसी और के घर में जाकर अपने हाथ को संभाल सकती हैं, अपने वो फैमिली को संभाल सकती हैं, अपने खावंद को संभाल सकती हैं। बिल की मंजूरी पर बरतानवी अखबार द गार्डियन में सारा जॉनसन और शामिर बलूच की रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान में हाल ही में पार्लियामेंट ने एक अहम कानून मंजूर किया है जो बच्चों की शादी पर पाबंदी लगाने की जानिब बड़ा कदम है। एक दहाई पहले सिंध में इसी तरह का बिल मंजूर किया गया था। सेनेटर, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के कारकुनों को उम्मीद है कि चूंकि ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से पास हुआ है, इसलिए दीगर सूबे भी इसकी पैरवी करेंगे और पूरे मुल्क में कम उम्री की शादी पर पाबंदी लग जाएगी। इस कानून के तहत इस्लामाबाद में शादी की कम अज़ कम उम्र लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 18 साल मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पहले लड़कियों के लिए उम्र की हद 16 साल थी और लड़कों के लिए 18 साल थी। अब कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म तस्वुर की जाएगी। अगर कोई वालिदैन, उलमा या निकाह ख्वां किसी बच्चे की शादी कराने में मुलविस पाए गए तो उन्हें 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसी तरह अगर कोई बालिग मर्द किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद हो सकती है, चाहे ताल्लुक बाहिमी रजामंदी से ही क्यों ना हो। यह कानून ऐसे अमल को रेप तस्वुर करता है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 29% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि 4% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से भी पहले हो जाती है। इसके मुकाबले में सिर्फ 5% लड़कों की शादी 15 साल से पहले होती है। गर्ल्स नॉट राइट्स नामी तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहां 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी की तादाद सबसे ज़्यादा है। ऐसी कम उम्र लड़कियाँ अमूमन तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती और उन्हें घरेलू तशद्दुद, बदसलूकी और सेहत के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। कम उम्री में हमल से पेचीदगियाँ, जिस्मानी इन्फेक्शंस या मौत तक का खतरा बढ़ जाता है। नौजवान लड़कियाँ प्रेगनेंसी के दौरान 20 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा खतरे में होती हैं। 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इस हवाले से कानून साजी की कोशिश हुई तो तहरीक इंसाफ के मर्द अरकान पार्लियामेंट ने तनकीद की, मगर डॉक्टर शेरी मज़ारी ने आवाज़ उठाई, हक़ाइक़ बयान किए। इफ इट्स अगेंस्ट इस्लाम आप कमेटी में भेजें, वहाँ डिस्कशन करा दें। मतलब है कि 1% कांट डिसाइड कि वेदर इट इज इस्लामिक और अन इस्लामिक। कमेटी में भेजें, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। और आप इजिप्ट में भी यही कानून है, अल अज़हर का फतवा है इस पे। अब अल अज़हर भी गैर इस्लामी अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब कोई रैशनैलिटी तो करें। पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2022 में 2 अहम फैसले जारी कर चुकी है। 3 जनवरी 2022 को जस्टिस आमिर फारूक ने इस हवाले से 11 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया, जबकि 2 जनवरी 2022 को जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया था और मुआशरे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी पर सख्त सवालात उठाते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस आमिर फारूक ने एक 16 साल लड़की की शादी और अगवा से मुतालिक दरख्वास्त पर अपना फैसला जारी किया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपने फैसले में करार दिया है कि एक सुई जुरिस मुसलमान लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, जबकि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एक सुई जुरिस शख्स वो है जो अपनी जामे उम्र और सलाहियत तक पहुंच चुका हो, जबकि पाकिस्तान में किसी शख्स की पुख्तगी की उम्र 18 साल है। और इन कवानीन की रोशनी में जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से मुतालिक पोजीशन उभरी है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक जो भी शख्स 16 साल से कम उम्र लड़की को निकाह में देगा तो वो जुर्म होगा और 18 साल की उम्र में लड़की बगैर वली के शादी कर सकती है, जबकि हनफी फिक़ा के मुताबिक एक लड़की 17 साल की उम्र में निकाह में जा सकती है, जबकि डीएफ मुला के मुताबिक लड़की 15 साल की उम्र में निकाह कर सकती है। जबकि एक पोजीशन ये है कि चाहे कोई भी केस हो किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको निकाह में जाने के लिए सिर्फ बलूगत की ज़रूरत नहीं बल्कि जहनी पुख्तगी की भी ज़रूरत है। और इस पस मंज़र में ये मुनासिब होगा कि वफाकी हुकूमत मुदाखलत करे और इस हवाले से मौजूद तमाम बेज़ाबगियों के खात्मे के लिए
वफाकी शरीयत अदालत के फैसले के तनाजुर में कानून साजी करे। जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के मुताबिक कुरान शरीफ में निकाह से मुतालिक उम्र की हद का हुक्म जारी नहीं किया गया और इस तरह जो उम्र का मयार है वो वाजे नहीं और रियासत पर कोई पाबंदी नहीं कि वो इस मामले में कानून साजी करे और एक उम्र की हद मुकर्रर करे, जैसा कि सिंध हुकूमत ने किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक 15 साल लड़की के निकाह और उसकी तहवील से मुतालिक फैसला जारी किया, जिसका पस मंजर यह था कि 15 साल लड़की अपनी मर्जी से शादी कर चुकी थी और लड़के के साथ रहना चाहती थी, मगर वालिदैन ने उसकी कम उम्री पर सवालात उठाते हुए लड़की को वालिदैन की तहवील में देने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़हात पर मबनी एक तफसीली फैसला जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नादरा ने लड़की की उम्र की जो तस्दीक की है वो ये है कि लड़की 14 साल 2 महीने की थी जब उसे लड़के की जानिब से शादी करने के मकसद के लिए भागने की तरगीब दी गई। ये अदालत इस मामले को ज़रूर देखेगी कि जो लड़की इस वक्त दारुल अमान में है उसे उसकी वालदा की तहवील में दिया जाए या लड़के की तहवील में दे दिया जाए, जिसका दावा है कि उसने लड़की के साथ शादी की है। और इन सवालात के साथ जो मामलात अदालत के सामने आए हैं उनमें से कुछ अहम सवालात ये हैं कि क्या कम उम्र लड़की एक दुरुस्त शादी का मुआहदा कर सकती है और क्या एक बालिग शख्स और एक बच्चे के दरमियान शादी हो सकती है, चाहे उसमें बच्चे की रजामंदी ही शामिल हो। क्या ये एक दुरुस्त शादी होगी? पाकिस्तान में बालिग होने की कानूनी उम्र क्या है और क्या एक कम उम्र शख्स के पास यह कानूनी सलाहियत मौजूद है कि वो इस कानूनी उम्र से पहले शादी के बंधन में बंध जाए? जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि कानून की बालादस्ती के तमाम फ्रेमवर्क्स में बालिगों और बच्चों के इक़दामात से मुतालिक फ़र्क रखा गया है और इसकी वजह सादा है। बालिग इंसान से ये तवक्को की जाती है कि उसे अपने इक़दामात और उनके नताइज का इल्म होगा, जबकि बच्चों से ये तवक्को नहीं की जाती कि वो अपने इक़दामात के नताइज को समझते होंगे और उन्हें उनके इक़दामात का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिससे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हर रियासत ने एक शख्स की उम्र का तयन किया है, जिसमें जब वो पहुँचेगा तो उसके इक़दामात को लेकर उससे एक खुद मुख्तार शख्स की हैसियत से निपटा जाएगा और ये वो उम्र होती है जिसमें उसके इक़दामात को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उस शख्स में उस वक्त तक अपने इक़दामात के नताइज की समझ होती है। तो इसलिए हमारे सामने सवाल का एक हिस्सा ये है कि पाकिस्तान में उम्र की हद क्या है जिसमें उस शख्स के पास ये सलाहियत और इख्तियार होता है कि वो शादी के बंधन में बंध सके और समझ बूझ के साथ रजामंदी दे सके, इस बात को समझते हुए कि उस शादी के नताइज और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि कम उम्र शख्स की शादी के लिए रजामंदी देने से मुतालिक सवाल पर जो केस लॉ है वो मुख्तलिफ है और ये गुमान किया गया है कि एक कम उम्र शख्स की तरफ से शादी का हल्फ देने का मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है, ना कि उन कवानीन से जो कि कानून साजों ने नाफिज किए हैं। और इस मौजू पर रिसर्च से जो हवाले मिलते हैं वो DF मुला की मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कॉमेंट्री है, जिसकी बुनियाद पर यह करार दिया गया है कि जब कोई बच्ची बलूगत को पहुँच चुकी हो तो वो शादी करने की सलाहियत रखती है। जैसे बाबर सत्तार ने मजीद लिखा कि DF मुला एक मुसलमान आलिम नहीं थे जिन्हें इस्लामी अहकामात की तशरीह के लिए अहल दीनी माहिर की सनद दी जा सके। DF मुला पारसी अकीदे के पैरोकार थे और एक कानूनी स्कॉलर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ समेत कानून के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तसानीफ लिखी हैं और उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक तसानीफ किसी भी कानूनी स्कॉलर की कॉमेंट्री के तौर पर तो ली जा सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान काजी के तौर पर नहीं ली जा सकती जिसके पास इस्लामी कवानीन के बुनियादी ज़राए की तशरीह की महारत हो। इसलिए दिनशाह मुला की कॉमेंट्री को सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के शहरियों की शादी और तलाक से मुताल्लिक सवालात को मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट किया जाता है, ना कि कानून साजों के कवानीन से, और ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ को गलत पढ़ने से उभरा है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शादी और दीगर मामलात से मुताल्लिक मुस्लिम पर्सनल लॉ का दारोमदार उन शिकों पर होगा जो वक्ती तौर पर पाकिस्तान में नाफिज हैं। और वफाकी शरीयत अदालत ने 2004 में चाइल्ड एक्ट मैरिज के सेक्शन 4, 5 और 6 को इस्लामी उसूलों के खिलाफ करार देकर चैलेंज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस्लाम के काजियों में कम उम्र लड़की के निकाह के जायज़ या नाजायज़ होने पर इख्तलाफात हैं और ये रियासत के लिए गैर इस्लामी नहीं कि वो इस हवाले से एक उम्र का तयन करे। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नतीजतन शादी से मुतालिक उम्र का तयन उन शिकों से होगा जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में नाफिज हैं और क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2006 को पाकिस्तान पिनल कोड की 375 और 376 शिकों को साथ पढ़ा जाए तो वो ये बताती हैं कि 16 साल तक किसी भी बच्चे को किसी भी जिनसी ताल्लुक़ में जाने की इजाज़त नहीं, चाहे इस हवाले से बच्चे की रजामंदी ही क्यों ना शामिल हो। अगर ये जिनसी ताल्लुक़ रखा गया तो वो रेप के मुतरादिफ होगा जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट में बच्चे की तारीफ ये है कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र
18 साल से कम हो। और इस तारीफ के मुताबिक पार्लियामेंट ने वाज़े तौर पर बच्चों के हुकूक बताए हैं, जिसमें वो हुकूक भी शामिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए चाइल्ड राइट्स ने बताए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा, जो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है, उसमें भी बच्चे की तारीफ यही की गई है कि कोई भी शख्स जो 18 साल से कम उम्र का हो। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में भी यही तारीफ मौजूद है कि कोई भी शख्स जो 18 साल की उम्र में ना पहुंचा हो, बच्चा तस्वुर किया जाएगा। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि ज़ैनब अलर्ट एंड रिस्पांस एक्ट 2020 बना ही इसलिए था कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को अगवा और लापता होने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए इक़दाम किए जाएँ। और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 375 और 377 के तनाजुर में हमारे लीगल फ्रेमवर्क में कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि वो जिस्मानी ताल्लुक जिसमें बच्चा शामिल हो, चाहे उसमें उसकी रजामंदी भी शामिल हो, उसे जायज़ करार दिया जाए। और सेक्शन 377A ये बताता है कि सिर्फ ये इक़दाम कि किसी भी शख्स को जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसे जिनसी ताल्लुक से मुताल्लिक रजामंद या आमादा करना, चाहे उसमें बच्चे की रजामंदी शामिल हो या ना हो, वो जिनसी ज़्यादती कहलाएगा, जिसकी सज़ा 25 साल कैद है। क्योंकि शादी के मुआहदे की बुनियादी तारीफ ही यह है कि एक ऐसा मुआहदा जिसमें फ़रीक जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए रजामंद हो, जिसे रियासत और मुआशरा कानूनी तस्लीम करता हो। जिसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 375 और 377A को अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए चाइल्ड राइट्स की शिकों के साथ पढ़ा जाए तो कोई भी शादी का मुआहदा जिसमें दोनों फरीकों में से एक फरीक की उम्र अगर 18 साल से कम हो, वो गैर कानूनी है। और ऐसे ममनुआ मुआहदे को काबिल अमल बनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान पीनल कोड की शिकों की खिलाफ वर्जी होगी और बच्चों से मुताल्लिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियां हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। और ऐसे गैर कानूनी मुआहदे को ना ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर किया जा सकता है, ना ही कोई अदालत उसे काबिल अमल करार दे सकती है या तस्लीम कर सकती है। बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि शादी के ताल्लुक में सिर्फ जायज़ जिनसी ताल्लुक रखना ही शामिल नहीं है, बल्कि शादी में जाने का मकसद एक ऐसे मुआहदे में दाखिल होना है जिसमें दो लोग एक ख़ानदान बनने के लिए रजामंद होते हैं और दूसरे का ख्याल रखने के लिए रजामंद होते हैं और फिर बच्चों की पैदाइश के लिए रजामंद होते हैं और उनकी देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ और उनके जिनसी और जहनी आफ़ियत के ज़िम्मेदार होते हैं। और ये बहस कि एक बच्ची जो बलूगत को पहुँच चुकी है तो वो कानूनी तौर पर यह सलाहियत भी रखती है कि एक शादी के मुआहदे में बंध जाए, इसकी कोई मंतक नहीं है। इसके अलावा इस्लामी शरीयत में कोई भी तयशुदा उसूल नहीं है कि जो ये कहता हो कि सिर्फ बलूगत ही शादी के लिए किसी लड़की की सलाहियत का टेस्ट है। बलूगत में पहुंचने के सवाल का सिर्फ बच्ची के जिस्मानी नशोनुमा से लेना देना है। सिर्फ ये बात कि एक बच्ची की जिस्मानी और हयातियाती तौर पर इस हद तक नशोनुमा हो गई है कि वो जिनसी ताल्लुक बर्दाश्त कर सकती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास शादी करने की कानूनी सलाहियत मौजूद है या अकल मौजूद है कि वो शादी के नताइज पर गौर कर सके। यानी अपने बेहतर मफादात में ऐसे फैसले पर पहुंचने के लिए उसके पास जहनी और नफ्सियाती पुख्तगी मौजूद हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बच्ची की बलूगत से मुताल्लिक बहुत सारी रिसर्च सामने आ चुकी है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 11 साल होती है वो भी बलूगत को पहुंच सकते हैं, जैसा कि बलूगत के वक्त का ताल्लुक जिस्मानी खुसूसियात से है जिसमें कद, वज़न और ग़िज़ा और जोग्राफिया का भी दखल होता है। और अगर बलूगत ही एक काबिल अमल टेस्ट है तो क्या हम किसी 10 साल के बच्चे को शादी का मुआहदा करने देंगे और उसे जिनसी ताल्लुक रखने देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बलूगत हासिल कर चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि बलूगत को एक बच्ची के लिए शादी में जाने के लिए एक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना हर हालत में गैर यकीनी होगा और पाकिस्तान का पीनल कोड 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी जिनसी कंडक्ट पर संगीन मुजरिमाना जिम्मेदारी आयद करता है और बच्ची की रजामंदी कोई बहाना नहीं है जब कंडक्ट रेप और जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आता हो। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि हमारा कानून उस शख्स को बच्चा तस्वुर करता है जो 18 साल की उम्र तक ना पहुंचा हो। हम 18 साल से कम उम्र को शनाख्ती कार्ड का इजरा नहीं करते और उसे सफरी दस्तावेजात नहीं देते जिससे वो अपने सरपरस्त की रजामंदी के बगैर सफ़र नहीं कर सकता। हम लड़कियों को वोट देने के हक का इस्तेमाल भी नहीं करने देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचती। हम बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाज़त भी नहीं देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचते। हम बच्चों पर उस वक्त तक भरोसा नहीं करते जब तक कि वो अपना ख्याल रखने के हवाले से 18 साल के नहीं हो जाते। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके पास अपना ख्याल रखने की सलाहियत ही मौजूद नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक है
कि एक ऐसे ही बच्चे में वो सलाहियत मौजूद है कि वो शादी का मुआहदा कर ले और अपने शौहर या बीवी और बच्चों का जिम्मेदार हो और वो तमाम जिम्मेदारियां और बोझ उठाए जो शादी के ताल्लुक के साथ आते हैं। और हम ऐसे ही बच्चे को जिनसी ताल्लुक रखने के काबिल भी समझते हैं और बच्चा पैदा करने के काबिल भी समझते हैं और उसकी पैदाइश के बाद उसकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी समझते हैं। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि किसी भी तहजीब को जांचने का एक अहम मयार यह है कि वो अपनी सबसे कमज़ोर आबादी से कैसे निमटते हैं। बच्चे सबसे कमज़ोर होते हैं और बच्चों में बच्चियां हमारी आबादी का सबसे कमज़ोर तबका है। इसलिए अदालतें पाबंद हैं कि वो बच्चों को किसी भी कंडक्ट के ज़रिए किसी भी किस्म के काम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें जिन्हें पार्लियामेंट ने जुर्म करार दिया हो। और इस मामले में पार्लियामेंट ने पाकिस्तान पीनल कोड की शिक़ें फराहम की हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि एक बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उससे शादी का मुआहदा नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसे आज़ादाना तौर पर शादी के मुआहदे के लिए अपनी रजामंदी देने का अहल तसव्वुर नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पर उसमें बलूगत की जिस्मानी निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ क़वानीन को मद्देनज़र रखकर यह करार दिया जाता है कि एक बच्ची की कानूनी सलाहियत की उम्र उसकी हयातियाती उम्र है, ना कि उसकी ज़ाहिरी या हयातियाती नशोनुमा है। कोई भी शादी जिसमें से किसी भी फरीक की उम्र 18 साल से कम हो वो गैर कानूनी होगी और ऐसी शादियां ना ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड हो सकती हैं और ना ही कोई अदालत उसे कानूनी सहारा दे सकती है, क्योंकि ऐसा करने से कानूनी शिकों की खिलाफ वर्जी होगी जो बनाई ही बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और 377A आर्टिकल 9 और इस्लामाबाद प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन बराए बच्चों के हुकूक को पढ़ा जाए तो वो ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से किसी बच्चे के साथ जिनसी ताल्लुक नहीं रख सकता और ना ही उसे आमादा कर सकता है, शादी के लिबादे में भी नहीं। अगर ऐसा किया गया तो वो जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आएगा और ना ही कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो किसी भी जिनसी ताल्लुक कायम करने से मुतालिक रजामंदी दे सकता है और ना ही उसके वालिदैन या सरपरस्त उसे जिनसी ताल्लुक के किसी मुआहदे में बांध सकते हैं। बच्चा कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है जिसे ऐसे किसी कंडक्ट के लिए अपनी मर्जी से ऐसे मुआहदे में डाल दिया जाए जिसकी रजामंदी वो खुद नहीं दे सकता और वालिदैन भी बच्चे की तरफ से ऐसी कोई रजामंदी नहीं दे सकते जिसकी कानून में मुमानियत है, चाहे वो शादी का मुआहदा ही क्यों ना हो। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि जब अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कोई भी शादी का मुआहदा जिसमें एक 18 साल से कम उम्र बच्चा शामिल हो वो गैर कानूनी है, तो इस केस में लड़के और 15 साला लड़की के मुबैना निकाह नामे का जो सवाल है और जिसकी बुनियाद पर लड़की को लड़के की तहवील में देने की बात की गई है वो सवाल ही नहीं उठता। इन वजूहात को मद्देनज़र रखकर इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और पुलिस हुक्काम को हिदायत की जाती है कि लड़की को दारुल अमान की तहवील से लेकर उसकी वालदा की तहवील में दे दिया जाए और बच्ची के वालिदैन उसके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ और गैर वाज़ेह क़वानीन की शिकों पर पार्लियामेंट और काबीना की तवज्जो दिलाने के अहकामात भी जारी किए और वाज़ेह किया कि उनसे यह गलत तासुर मिलता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे मखसूस हालात में खुद सरपरस्त बनने के अहल होते हैं। पाकिस्तान में बच्चियों और लड़कियों के हुकूक के हवाले से आलमी इदारे भी ना सिर्फ आगाह करते रहे हैं बल्कि उनके मनफी नताइज से खबरदार भी करते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और 3% ख़वातीन की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फ़ैसले करने की सलाहियत ही नहीं रखती और उस पर एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन अदाद-ओ-शुमार को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एक औरत को अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतने बड़े और अहम फ़ैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता क्योंकि इस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो अहम फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर शादी जैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कैसे करने दिया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।